तो हेलो एवरीवन, तो दोबारा आपके सामने हाजिर है एक और टॉपर की आंसर राइटिंग लेकर। तो जैसे मैंने आपके साथ पहले भी ऑल इंडिया रैंक 2023 आदित्य श्रीवास्तव की आंसर शीट शेयर की थी, इन द सेंस कि कैसे उन्होंने आंसर्स लिखे थे, कैसे यूपीएससी ने उसको अप्रिशिएट किया, हमने वो सारी चीज डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में उस चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए एक नए टॉपर की वीडियो लेके आया हूं जिनका नाम है गामिनी सिंगला। अब गामिनी सिंगला 2022 की टॉपर है और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 3 लिया था। अब इनकी भी आंसर शीट में आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप आंसर राइटिंग देख पाओ, टॉपर्स की आंसर शीट चेक करके कि कैसे आंसर्स को लिखा जाता है, कैसे डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्टेटमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करके उसके जो वर्ड्स है उसको उठा के उनको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, लाइनों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो डालनी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को कैसे इंकलकेट किया जाता है बीच में, कैसे एग्जांपल्स देके आंसर्स को ड्राफ्ट किया जाता है। बहुत ही प्यारे तरीके से आंसर लेके जाते हैं गाइस, तब जाके उसको अप्रिशिएट किया जाता है बाय द कमीशन एंड तब जाके मार्क्स मिल पाते हैं, तब जाके रैंक्स आते हैं। तो इट इज नॉट अ केक वॉक, बिलीव मी, बट इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट आल्सो। आपको बस उस मोड में आना है, वो मोड स्विच कर लेना अपना, ऑटोमेटिकली आपको पता लगना शुरू हो जाता है। मैं आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको मोटिवेशन देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। व्हेनेवर यू गो टू डॉक्टर और डॉक्टर के साथ एक केमिस्ट होता है, जब आप केमिस्ट के पास जाते हो तो उसको जाके मेडिसिन बोलते हो, तो अगर आप उससे पूछोगे ना कि किस किस चीज की मेडिसिन है, तो वो सारी चीज बता देता है, ये इस चीज की मेडिसिन है, ये बीमारी के लिए ये मेडिसिन भी दी जाती है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, ही इज नॉट अ डॉक्टर बट उसको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उन चीजों की कि ऑटोमेटिकली चीजें याद होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको भी इस जर्नी में ये कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाती हैं। जैसे जब भी आपने आंसर लिखना है तो ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को आपको ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से आंसर्स लिखने चाहिए। उसके अलावा आपको करंट एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चंस लिखने चाहिए अगर कोई भी आपके आसपास हो रहा है। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि बहुत पॉपुलर गोल्स हैं, पूरी दुनिया उसको अचीव करने में लगी रहती है, वो याद करके उनको भी लिख सकते हो। सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड ग्रेजुअली आप समझते जाएंगे जैसे जैसे मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आता रहूंगा। अभी तो हम आंसर राइटिंग लेके आ रहे हैं जीएस पेपर्स की, फिर ऐसे भी लेके आएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो विल बी डूइंग एवरीथिंग फॉर यू सो दैट आपकी जर्नी आसान हो। मतलब बिलीव अस कि कोई हम अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए, ज्यादा से ज्यादा डिसेमिनेट कर पाए चीजों को। दैट्स व्हाट वी एक्चुअली वांट, ताकि आप लोग ग्रो कर पाओ, ताकि आप लोगों के लिए रास्ता आसान बने। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं क्लास में भी ये बात बोलता हूं कि आप टॉपर्स के आंसर शीट जाके चेक करो, बट वो नहीं करते। देन आई थॉट कि सिर्फ हमारे बच्चे नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं करते होंगे। तो आई थॉट ऑफ एक वीडियो बनाता हूं जिसमें दिखाता हूं, अब आपका खुद का इंटरेस्ट पैदा होगा, फिर आप खुद जाके क्या करोगे, चेक भी करोगे। एंड याद रखना मेरी बात, एग्जाम क्लियर वही करता है जो इन बातों को लेकर सिंसियर रहता है। जो ये बातें इग्नोर करते हैं वो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं करवाते। तो लर्न आंसर राइटिंग फ्रॉम टॉपर्स आंसर शीट, गामिनी सिंगला। तो अब ये आपको पहले मैं इन्फॉर्म कर देता हूं, ये जो आंसर्स हैं ये कहां से आई, आंसर शीट कहां से है, तो आप भी देख सकते हैं। यू जस्ट नीड टू मेंशन, ऑनलाइन जाके आपको गूगल में सिर्फ सर्च करना है आंसर शीट्स ऑफ द टॉपर यूपीएससी, तो बहुत सारे टॉपर्स की आपको आंसर शीट मिल जाएगी। मैंने 2 टॉपर्स की उठाई थी, आगे और टॉपर्स की उठाता रहूंगा आपके लिए। तो वहां पर क्यों क्या होता है, जब ये एस्पिरेंट्स होते हैं तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके एनरोल करते हैं और वहां जाके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने भी वही आंसर्स उठाए हैं ताकि आपके साथ डिस्कस कर पाऊं। तो क्वेश्चन इज, इफेक्टिव डेवलूशन ऑफ फाइनेंसेस इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव, डिस्कस व्हाइल आल्सो एलैबोरेटिंग ऑन द रीजंस बिहाइंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफेक्टिव डेवलूशन ऑफ फाइनेंसेस के इफेक्टिव डेवलूशन इज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव। तो आपको डिकोड करना है पहले स्टेटमेंट को कि अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, अब आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे ना, वीडियो को पॉज कर लेना और आंसर को ड्राफ्ट करना और देखना कि आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। फिर उसके बाद मेरे को सुनना या फिर ये टॉपर की आंसर शीट को चेक करना, सो दैट आपको इतना पता चले कि जो चीज रिक्वायर्ड है वो आपने की है या नहीं की है, कहां कमी रह गई थी, आपको और बढ़िया आइडिया हो जाएगा। तो इफेक्टिव डेवलूशन ऑफ फाइनेंसेस इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर पंचायती राज, ये हमने ऑलरेडी देखा। इसमें एक तो पार्ट ये हो गया कि फाइनेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। नाउ यू हैव टू मेंशन ऑब्जेक्टिव कि क्या है फाइनेंशियल, क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंसेस कैसे इसको हेल्प करेंगे अचीव करने में। दिस इज वन हिस्सा, वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डिस्कस व्हाइल आल्सो एलैबोरेटिंग ऑन द रीजंस बिहाइंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पंचायती राज इन इंडिया। उसके बाद आपको रीजंस डिफाइन करने, सी इन्होंने भी क्या किया, इफेक्टिव डेवलूशन ऑफ फाइनेंसेस अंडरलाइन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट एंड देन ऑब्जेक्टिव को हमने कर दिया। तो रीजंस बिहाइंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, क्या है इसके रीजंस। अब ये बात होगी यहाँ पर which we need to understand कि क्यों ये नहीं हो पाया है, क्यों फाइनेंशियल डेवलूशन नहीं हो पाई है, क्यों पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास अपने रेवेन्यू के सोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है। तो आंसर लिखने से पहले आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस क्या इस चीज से रिलेटेड है, अगर है तो यू हैव टू मेंशन दैट। आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आप मल्टीपल टाइम्स अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो फिक्स चीजें हैं, फिक्स चीजें। गाड़ी चलाने बैठे हो ना, पता है ये गियर है, पता है ये एक्सेलरेटर है, पता है ये ब्रेक है, पता है ये स्टीयरिंग है, पता है ये विंडोज है, दैट्स इट। इसका इस्तेमाल आप करोगे। सिमिलरली जब आप आंसर लिखने बैठे हो, पता है आपको फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रीएम्बल है, तो इन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको पता है अमेंडमेंट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फिक्स चीज है, जब भी आपने पॉलिटी का पेपर लिखना है, ऐसे लिखना, कुछ भी लिखना है, तो इट शुड बी कि आपने कैसे फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे इस्तेमाल करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अलावा आपने अमेंडमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने शेड्यूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने प्रीएम्बल को कैसे इस्तेमाल करना है, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने आंसर्स में कैसे इस्तेमाल करना है, आपने एग्जांपल्स कैसे देने हैं, उसके अलावा आपने गवर्नमेंट की
स्कीम्स को कैसे बीच में इंकलकेट करना है, पॉपुलर फ्रेजेस ऑफ गवर्नमेंट के, जैसे सबका साथ सबका विकास कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास ये टैगलाइन है, तो अब उसको आप अपने आंसर में लिखना कि हम ये चीज अचीव करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं जो आप हमेशा अपने फ्रेमवर्क में बना के रखो इस चीज को, ये चीज मैंने इंक्लूड करनी है। सो गामनी सिंगला जो टॉपर है उन्होंने भी क्या किया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 गिव इम्पीटस टू डिसेंट्रलाइजेशन इन कोहेरेंस विद आर्टिकल 40। सो सी एक अमेंडमेंट भी इस्तेमाल कर दिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 40 भी इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 40 बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्कीम को स्ट्रेंथन करने की। तो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज पर ग्रांटेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत ही बेहतर लिखी है, बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन लिखी है, जिसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से उठा के उन्होंने डाली हैं और उसको अलाइन करने की कोशिश की है क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, बट लैक ऑफ इफेक्टिव डेवल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस इज अ मेजर हिंड्रेंस इन देयर वर्किंग। तो अब ही इज कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन कि इफेक्टिव डेवल्यूशन इज इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सेकंड मैंने बोल दिया कि अगर लैक रहेगा इस चीज का, कमी रहेगी इफेक्टिव डेवल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, इट्स अ मेजर हिंड्रेंस इन देयर वर्किंग। अब वो मेजर हिंड्रेंस कैसे रहेगी उनकी वर्किंग में, इफेक्टिव डेवल्यूशन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो पहला पोर्शन कवर किया जा रहा है, इफेक्टिव डेवल्यूशन कैसे उनको उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करेगी। अब आप देखिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का मेन मकसद क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होना, लोगों तक जस्टिस मिलना, लोगों तक प्रॉपर फैसिलिटीज पहुंचना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होना, स्कूल्स की डेवलपमेंट होना, उसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होना, एंड देन फार्मिंग कम्युनिटी की बेटरमेंट होना। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। सो डिजिटल डिवाइसेस, अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो शी हैज मेंशन्ड दिस अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जांपल पंचायत की बिल्डिंग, डिजिटल डिवाइसेस। इवन पंचायत को अपनी फंक्शनिंग रन करने के लिए भी पैसा चाहिए, मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट, फंड्स फॉर कैरिंग आउट सोशल ऑडिट्स, फंड्स आर नीडेड टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्राउंड लेवल विजिट्स। तो पर्टिकुलरली इसमें पीसा एक्ट भी मेंशन किया जा सकता था कि ट्राइबल एरियाज में तो और इस चीज के ऊपर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, अदरवाइज पूरा पर्पस ही फेल हो जाता है और इंडिया की सॉवरेनिटी को भी खतरा होता है। क्यों? क्योंकि फिर सेंटिमेंट्स आते हैं, सेशनल सेंटिमेंट्स, मतलब अलग होने के, अलगाववादी। So to conduct ग्राम सभा मीटिंग्स, टू कैरी आउट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स, पब्लिक स्पेसेस एक्सेट्रा। सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि पैसा कहां-कहां इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं पंचायत के वो लिखे हैं, थोड़े और भी ऐड हो सकते थे इसमें, नो डाउट। अब आगे देखिए कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इन्होंने कवर किया, डिस्कस बाय एलैबोरेटिंग ऑन द रीजंस बिहाइंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वो देख लेते हैं। अब बड़ी छोटी सी बात है, अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस की भी बात करें तो उनमें एक जो टसल रहती है वो हमेशा फाइनेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रहती है। इवन फाइनेंस कमीशन भी जब आता है तब वो भी आगे रिकमेंड करता है कि आपको ज्यादा डेवल्यूशन देनी चाहिए, और तब स्टेट भी तड़पते हैं इस बात को लेकर जब जो सेंटर है वो पैसा नहीं देता। फॉर एग्जांपल पंजाब राइट नाउ इज गोइंग टू बी इन द फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत बुरे, और जो सेंटर है वो पैसा देने की कगार पर नहीं आ रहा है, इन द सेंस सेंटर इज डिनाइंग कि मैं कोई पैसा देने वाला नहीं हूं। तो ऐसे में जब स्टेट्स इस चीज को समझते हैं कि पैसा ना हो तो कितनी प्रॉब्लम होती है, तो पंचायत का भी तो सेम ही हाल है, उनके पास जब पैसा नहीं होता तो उनकी फंक्शनिंग भी क्या होती है, उसमें हिंड्रेंस पैदा होती है। तो रीजंस बिहाइंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्टेट खुद नहीं चाहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस खुद इतने वाइब्रेंट एंड वोकल, इतने स्ट्रेंथन नहीं है कि वो खुद इतनी ज्यादा डिमांड कर पाए। फाइनेंस कमीशन अपना प्रॉपर तरीके से रोल नहीं प्ले कर रहा। सो बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं, जैसे लैक ऑफ इफेक्टिव डेवल्यूशन बाय द स्टेट्स। अच्छा, और चीज, इनके अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को इतना ज्यादा स्ट्रेंथन किया ही नहीं, इनके अपने फाइनेंसेस को इतना ज्यादा स्ट्रेंथन किया ही नहीं किसने, अमेंडमेंट ने इटसेल्फ। अगर अमेंडमेंट ही इसमें कंपलसरी कर देती, मैंडेटरी कर देती कि आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी फाइनेंसेस के लिए, तब भी ये स्ट्रेंथन हो सकते थे। दैट इज आल्सो ड्रॉबैक। सो मेनी स्टेट्स हैव येट नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट फाइनेंस कमीशन। The tight nature of the funds, example only schemes related, that is no freedom to use it for other purpose. For example roads के लिए पैसा है तो सिर्फ roads में जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, एजुकेशन में नहीं जा सकता। Lack of devolution of functions and taxation powers to पंचायती राज इंस्टीट्यूशन as discussed। लेकिन देखिए आर्टिकल भी मेंशन किया है यहाँ पे 243, इस लिस्ट में हमने एक आर्टिकल भी मेंशन कर लेना, तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, शेल्टर बेल्ट्स टू प्रिवेंट फ्लड्स, thus पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नीड्स फंड टू फुलफिल देयर बेसिक रिस्पांसिबिलिटी। So we have done this, we have discussed this। अब वे फॉरवर्ड देखिए कंक्लूजन में क्या क्या लिखा है कि फाइनेंशियल ऑडिट्स होने जरूरी हैं, एज 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया, इफेक्टिव डेवल्यूशन बाय सेंटर एंड द स्टेट, अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, लैक ऑफ अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन पावर्स। तो ये सारा उन्होंने कंक्लूजन करके एक बढ़िया, आई मीन वे फॉरवर्ड लिख के कंक्लूजन भी लिखा। तो क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, देन द बॉडी, देन द वे फॉरवर्ड एंड देन द कंक्लूजन। तो चार चीजें इंक्लूड की जा रही हैं जी, ताकि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आ सके, बॉटम अप अप्रोच है, गांधीयन। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर था, ऐसी बात नहीं है। अब आगे देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ नेसेसरी टूल टू गार्ड against legislative adventurism। ये दूसरा क्वेश्चन है कि judicial activism is a necessary tool to guard against legislative adventurism and executive excesses, critically discussed in context of doctrine of separation of power as provided in the Indian Constitution। इसको भी टॉपर ने लिखा है कैसे, उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर अंडरलाइन करें तो क्या लिखा है, judicial activism नंबर 1 इट्स अ नेसेसरी टूल, किस लिए, टू गार्ड अगेंस्ट legislative adventurism। तो पहले तो आपको इन दोनों शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि legislative adventurism क्या होता है और judicial activism क्या होता है, एंड executive excess क्या होता है। ये तीनों शब्दों का मतलब आपको बताना चाहिए। critically discussed in context of doctrine of separation of power as provided in the Constitution of India। तो इसको critically discuss करना कैसे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के तहत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या चीज कहती है। तो अब आप देखिए सेम अप्रोच के साथ उन्होंने आर्टिकल 50 को इंक्लूड किया और बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू द प्रोएक्टिव रोल ऑफ द जुडिशरी। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी बताया, एंड उसके बाद उन्होंने लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म के बारे में बताया कि लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म क्या होता है, जब जो पार्लियामेंट है वो
कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके लॉज इंक्लूड करना शुरू कर देती है। एंड एग्जीक्यूटिव एक्सेस क्या होता है, जब वो अपनी पावर्स को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, चाहे लॉ को सरपास करके या फिर अदरवाइज आल्सो, दैट इज एक्सेसेस व्हिच आर बीइंग कमिटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये इन्हीं की इस आर्बिट्रीनेस को, मनमर्जी को ही तो रोकते हैं, एक लिमिटेशन लगाते हैं। एनीवे, दिस क्लास इज नॉट टू एक्सप्लेन यू द कांसेप्ट बट टू एक्सप्लेन यू हाउ आंसर इज रिटन। तो यहां पर इसको जस्टिफाई कर दिया उन्होंने, जुडिशियल एक्टिविज्म को। जुडिशियल एक्टिविज्म के बाद एग्जीक्यूटिव एक्सेस को भी इन्होंने जस्टिफाई किया, लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म को भी जस्टिफाई किया। अब फिर लिखा जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे एक टूल काम करता है एज अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्सेसेस। तो हमें यहां ये देखने को मिलता है कि जितने भी लॉज बनते हैं व्हिच इज अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जुडिशरी जो है वो स्टक डाउन कर देती है। अब इसके आप एग्जांपल्स कोट करेंगे, जैसे कि आप आर्टिकल 377 वाज डीक्रिमिनलाइज्ड, जिसमें केसेस बता दी, नवतेज सिंह जोहर केस, सेक्शन 66 से श्रेया सिंघल केस, वेरी मच पॉपुलर, आईटी एक्ट के रिगार्डिंग, इसको भी शट डाउन कर दिया। सो शी हैज मेंशन्ड कि कैसे जो लेजिस्लेटिव एक्सेसेस हैं या जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस हैं, उसको क्या किया गया, कर्व किया गया। लेजिस्लेटिव एडवेंचरिज्म को कैसे कर्व किया गया। इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म में आप ये भी मेंशन कर सकते थे, आप प्रकाश सिंह केस के बारे में भी लिख सकते थे, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। आप इसके अलावा आप बहुत ही पॉपुलर केस जिसमें प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस, विशाखा गाइडलाइंस को भी इंक्लूड कर सकते थे जुडिशियल एक्टिविज्म में। जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू चेकिंग द लेजिस्लेटिव एक्सेसेस, इट इज आल्सो के अपने तरफ से भी जो वैक्यूम है जुडिशरी, उसको भी कई बार भरने की कोशिश करती है। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था क्रिटिकली डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बट ये हमेशा हेल्दी चीज नहीं होती है क्या, कि जुडिशरी हमेशा वैक्यूम को भरने की कोशिश करे या इंटरफेयर करे। उसके रिगार्डिंग कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जुडिशरी के निकल के आते हैं, जो हमें रोकने की आवश्यकता है, जो हमें देखने की जरूरत है कि जुडिशरी कहीं वो तो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी भी कई बार एडवेंचरिज्म में पड़ जाती है। जुडिशियल एडवेंचरिज्म हम बोलते हैं। सो एक्टिविज्म इज गुड, रिव्यू इज गुड, जुडिशियल ओवररीच इज नॉट गुड। ये कीवर्ड्स मेंशन होने चाहिए थे यहां पर। जुडिशियल ओवररीच इज नॉट गुड, जुडिशियल एडवेंचरिज्म इज नॉट गुड, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूज ऑफ रिट्स, ये सारे जो आपको मैंने भी डिस्कस किया आपके साथ। अब यहां देखते हैं कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म मे टर्न आउट टू बी जुडिशियल एडवेंचरिज्म आल्सो। तो अगेंस्ट आर्टिकल 50, क्योंकि आर्टिकल 50 हमें क्या बोल रहा है, आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा दैट विल बी अ प्रॉब्लम। जुडिशियल एक्सेसेस एंड एडवेंचरिज्म, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ वांट जजेस अगेंस्ट इट। इवन आप यहां पर बीसीसीआई केस को भी रेफर कर सकते थे, और बहुत केस है जहां पर जो जुडिशरी है वो क्या करने की कोशिश करती है, लेजिस्लेटिव स्फीयर में जाके लॉ मेकिंग करने की कोशिश करती है। रेजिस्टेंस बाय द लेजिस्लेचर अगेंस्ट इट्स एक्शन, एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड-19, जुडिशियल इंटरफेरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन, that was also questioned. So judgments leading to the framing of new rules which is legislature and executive domain, जैसे यहां पर विशाखा गाइडलाइंस वगैरह। Anyway that was a good thing to happen, but कई बार ओवररीच ऐसी हो जाती है कि जहां पर नहीं भी जाना चाहिए जुडिशरी को, वहां वो चली जाती है। जनरेट्स मिसट्रस्ट अमंग द पब्लिक, देन जुडिशियल रिस्ट्रेंट मस्ट बी द कोर्स ऑफ एक्शन इन सच केसेस। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन एक्टिविज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन। सो कंक्लूजन दे दिया इसका उन्होंने, एंड दैट इज हाउ शी हैज रिटन दिस आंसर। सो मैंने दो आंसर डिस्कस किए आपके साथ, गामनी सिंगला के, इससे पहले आदित्य श्रीवास्तव का आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एंड आई होप आपको ये चीजें समझ आई, एंड आई होप यू गुड टू गो नाउ। ऐसे हम और भी आपके साथ लेके आते रहेंगे ताकि आप और चीजों को समझ पाए। थैंक यू।